मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक बेहतरीन किताब के साथ आपके साथ हूँ, जिसका नाम है सोच बदलो ज़िंदगी बदलो। ये किताब महान लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी की किताब चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ का हिंदी अनुवाद है। इस किताब के छठे पायदान तक हम आ गए हैं और इस छठे पायदान का शीर्षक है बेहतरी का संकल्प लो। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का फैसला उसकी बेहतरी हासिल करने की ख्वाहिश की गहराई से होगा, फिर भले ही वह किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। विंस लोम्बार्डी। महान उपलब्धियों को हासिल करने की शुरुआत के लिए आप सबसे पहले अपने आप को दिमाग के हर किस्म के बंधन से आजाद कर दें। पहले की तुलना में किसी भी चीज को हासिल करने के बारे में सोचने, देखने और महसूस करने की शुरुआत बड़े बड़े सपने देखने और बड़े लक्ष्य तय करने से ही होती है। आप अपने बारे में क्या सोचते और समझते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने काम या कार्यक्षेत्र में खुद को कितना कारगर मानते हैं। अगर आप अपनी पहचान को बनाने वाली उन प्रमुख बातों को लेकर सहज और काबिलियत से लबरेज नहीं हैं, तो आप खुश और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस ही नहीं कर सकते। अपने बारे में अपनी सोच को बेहतर बनाने के सबसे सशक्त तरीकों में से एक है बेहतरी का संकल्प लेना। यह फैसला आपको अभी इसी वक्त लेना होगा कि आप सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे, अपने क्षेत्र के 10% शीर्ष लोगों में स्थान बनाएंगे, फिर भले ही इसके लिए चाहे जितना ही वक्त क्यों ना लगे। केवल इतना सोच लेने से ही आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है कि आप बेहतर बनने की काबिलियत रखते हैं। यह आपको खुश रखती है और आपकी निजी अवधारणा को भी बेहतर बनाती है। सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प लेने के साथ ही आप अपने आप को ज़्यादा पसंद करके सम्मान देने लगते हैं। बाजार में बेहतर प्रदर्शन की कीमत ज़्यादा होती है। यह औसत प्रदर्शन पर औसत भुगतान करता है और औसत से भी कमतर प्रदर्शन पर कमतर पारिश्रमिक, बेरोजगारी और दिवालियेपन की स्थिति का भी सामना करा देता है। आज हर क्षेत्र में जोरदार प्रतिस्पर्धा है। पहले की तुलना में आपके प्रतिस्पर्धी ज़्यादा बेहतर और संकल्पवान हो गए हैं और साल दर साल हर साल कैरियर के बाकी वक्त में उनके इन गुणों में इजाफा होता ही जाएगा। आपको अपने स्थान पर बने रहने के लिए भी तेज दौड़ लगानी होगी। वो पुराने सुनहरे दिन, एक वक्त ऐसा था जब श्रेष्ठता ही आपको एक अच्छा मुकाम दिला देती थी। आज हालांकि श्रेष्ठता को सामान्य सी बात मान लिया जाता है। आज आपको बाजार में खड़ा होने के लिए ही श्रेष्ठ होने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर आप प्रतिस्पर्धा का सामना करना चाहते हैं तो आपको निरंतर सुधार दिखाना होगा, बेहतर और बेहतर, हफ्ते दर हफ्ते और माह दर माह। हर क्षेत्र के कारोबार या उद्योग में 80% मुनाफा तो शीर्ष 20% कंपनियों के ही खाते में जाता है। सेल्स लाइन में 80% बिक्री और 80% कमाई भी केवल 20% लोगों द्वारा की जाती है। हर क्षेत्र में शीर्ष 20% लोग ही धन, गौरव, संतोष और प्रतिष्ठा का पूरा आनंद उठाते हैं। आपका उद्देश्य उन 20% लोगों में जितनी जल्दी संभव हो शिरकत करना होना चाहिए। प्रदर्शन को नियंत्रित करने वाला सभी कामयाब पुरुषों और महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुण शायद महत्वाकांक्षा है। वे खुद को देखते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं और हर रोज ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे अपने क्षेत्र के खास लोगों में से एक हैं। वे अपने लिए ऊंचे लक्ष्य कायम करते हैं और फिर उससे भी बेहतर लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करते हैं। उनको किसी भी क्षेत्र में किसी को भी मिले आरक्षण से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे हर एक द्वारा हासिल उपलब्धियों को और भी बेहतर होने की चुनौती के तौर पर स्वीकारते हैं और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आपके व्यक्तित्व का आधार आपकी निजी अवधारणा है। आपकी निजी अवधारणा इस बात की सूचक है कि आप अपने आप को कितना मूल्यवान मानते हैं और आप खुद को कितना महत्वपूर्ण और काम का व्यक्ति मानते हैं। आपके व्यक्तित्व के लिए निजी अवधारणा ताकत का स्रोत है। यह आपके भीतर ऊर्जा, उत्साह, प्रेरणा और कुछ करने के जोश का स्तर तय करती है। आप अपने आप को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे और सम्मान देंगे, आपका हर काम में प्रदर्शन उतना ही बेहतर होगा और जितना बेहतर प्रदर्शन आप करेंगे, आपकी अपने बारे में सोच में उतना ही सुधार आता जाएगा।
निजी अवधारणा और निजी स्तर पर बेहतरी एक दूसरे के पूरक है। जितना बेहतर आप करेंगे, निजी अवधारणा और निजी क्षमता दरअसल व्यक्तित्व के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप खुद के लिए तभी पसंदगी और सम्मान का भाव हासिल कर सकते हैं जब दिल से आप महसूस करते हैं कि आप वाकई अपने काम में अच्छे हैं। अपने आप पर नियंत्रण का भाव स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए निहायत ज़रूरी है। बेहतरीन तरीके से किया गया आपका एक एक काम आपकी अपने बारे में सोच को बेहतर बनाता है और आपको अपने बारे में सुखद अनुभव देता है। यह आपको और भी उच्च स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन का आत्मविश्वास देता है। अपनी काबिलियत के मुताबिक कामयाबी के लिए आप में आला दर्जे के साहस और आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है। जोरदार कामयाबी के लिए आपके भीतर संतुष्टि के भाव से ऊपर उठकर लगातार काम करने की ललक होनी चाहिए। साथ ही होना चाहिए अधिकांश लोगों की राह की बाधा बनने वाली असहायता के बंधन को तोड़ने का दम। आपकी निजी अवधारणा जितनी ऊंची होगी, आप उतने ही ज़्यादा ताकतवर, सकारात्मक और दृढ़ संकल्प वाले बनेंगे। आप खुद को जितना ज़्यादा पसंद करेंगे, उतना ही आप में मौके लेने और दूसरों से ज़्यादा देर तक किसी बात को पाने का प्रयास करने का विश्वास रहेगा। अपने तय क्षेत्र में आप जितने ज़्यादा बेहतर होंगे, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी आप उतने ही ताकतवर और आत्मविश्वास से भरे होंगे। पूर्व अपेक्षित ज़रूरत। हकीकत यह है कि जब तक आप अपने दिल में ये महसूस नहीं करते कि आप बहुत बहुत अच्छे हैं, आपका वाकई खुश और कामयाब होना असंभव है। इसी एक कारण से आपको किसी भी बाधा को पार करने, किसी भी कीमत को चुकाने और श्रेष्ठता के इस स्तर तक पहुंचने के लिए किसी भी दूरी को तय करने का संकल्प लेना चाहिए। आपको अपने क्षेत्र के शीर्ष 10% लोगों के बीच स्थान बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए और फिर उसे हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। सौभाग्यवश शीर्ष पर पहुंचना आपकी सोच से कहीं ज़्यादा आसान है। अधिकांश लोग निजी श्रेष्ठता के बारे में सोचते ही नहीं हैं, और अगर ये सोच कभी उनके दिमाग में आती भी है तो वे उसे तत्काल खारिज करके फिर औसत प्रदर्शन की ओर लौट आते हैं। आपके इर्द गिर्द मौजूद अधिकांश लोग अपने काम को करके ही संतोष कर लेते हैं, फिर वह अच्छा हो या ख़राब, और फिर दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाते हैं या घर लौटते हैं और टेलीविज़न देखने के लिए बैठ जाते हैं। दूसरी ओर जब आप अपने को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना आरंभ करते हैं तो आप किसी फर्राटा धावक की तरह अपने तमाम साथियों से कहीं आगे निकल जाते हैं। विजयी बढ़त हासिल करें। कामयाबी के सभी महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है विजयी बढ़त का विचार। ये विचार ही कामयाबी और नाकामी का फर्क बता देता है और ये बार बार देखने को मिलता है। ये सिद्धांत कहता है, योग्यता में जरा सा अंतर परिणामों में बहुत बड़ा अंतर कर सकता है। ऐसा लगता है कि हर क्षेत्र में शीर्ष लोग महत्वपूर्ण चीज़ों को औसत व्यक्ति से बेहतर तरीके से करते हैं। अपने मुख्य काम के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन आखिरकार हासिल होने वाले परिणामों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। हकीकत में आपको विजयी बढ़त हासिल करने के लिए अपने काम के हर प्रमुख क्षेत्र में केवल 3% बेहतर होने की दरकार है। यह बढ़त आपको ज़िंदगी की दौड़ में सबसे आगे पहुंचने में मदद करती है। एक बार आप आगे निकल गए कि फिर लगातार सुधार के साथ अपनी बढ़त को बरकरार भी रख सकते हैं और उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। आप सीख कर और अभ्यास से बेहतर और बेहतर हो सकते हैं। इस रणनीति के साथ आप जल्द ही खुद को शीर्ष 10% या अपने क्षेत्र के शीर्ष 5% लोगों में भी पा सकते हैं। की रिजल्ट एरिया KRA किसी भी नौकरी में कामयाबी के लिए काम से जुड़े एक या ज़्यादा कार्यों में न्यूनतम स्तर का प्रदर्शन करना पड़ता है। इन्हें उस काम का की रिजल्ट एरिया KRA कहा जाता है। KRA आपके काम के वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें कामयाबी के लिए आपको निश्चित ही सकारात्मक तरह से अच्छे से करना है, फिर वे चाहे जो भी हो। जैसा कि होता है किसी भी नौकरी, पद, कंपनी या जिम्मेदारी के क्षेत्र में, अधिकांशतया KRA के तहत 5 से 6 कार्य क्षेत्र आते हैं। आपका काम अपने काम से जुड़े KRA को जानकर फिर उनमें से प्रत्येक में सुधार के लिए प्रयास करना होता है। इन्हें की रिजल्ट एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि काम को पूरा और अच्छे से करने के लिए आपको ये कौशल अनिवार्य तौर पर आना चाहिए।
इसमें से किसी भी क्षेत्र में कमजोरी आपको कामकाज में श्रेष्ठ प्रदर्शन से रोक सकती है। आप अपने काम के कुछ मुख्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के कारण कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में आपके प्रभाव और कामयाबी का आंकलन सबसे कमजोर कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन से होगा। आपका सबसे कमजोर पक्ष ही आपकी आय का मुख्य निर्धारक होगा। अपने प्रमुख कौशलों को पहचानें। हर काम या परिणाम को उसे हासिल करने के लिए आवश्यक कौशलों से परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, बिक्री के काम में 7 की रिजल्ट एरिया होते हैं। इनमें से किसी एक में भी कमजोरी आपको बिक्री के संभावित आंकड़े से थोड़ा पीछे रख सकती है। यह है 1 भविष्यवाणी, 2 विश्वास और साख कायम करना, 3 उपभोक्ताओं की समस्या या ज़रूरत को समझना, 4 अपने उत्पाद या सेवा को उस समस्या के सबसे असरदार उपाय के तौर पर पेश करना, 5 आपत्तियों और चिंताओं के जवाब देना, 6 अगले कदम के लिए सहमति तैयार करना, 7 रीसेल और सलाह के लिए संपर्क हासिल करना। अगर आप इन सभी 7 क्षेत्रों में बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो आपका उस क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना तय है। अगर आप किसी भी एक क्षेत्र में कमजोर हैं तो उस क्षेत्र में आपका प्रदर्शन ही आपकी आय का निर्धारण करेगा। प्रबंधन में भी 7 ही की रिजल्ट एरिया होते हैं। यह है 1 योजना, 2 व्यवस्थित सुनियोजन, 3 सही लोगों का चयन, 4 काम का वितरण, 5 काम पर नज़र रखना, 6 काम का मूल्यांकन और 7 ऊपर और नीचे दोनों ही स्तर पर लोगों के साथ जीवंत संपर्क। अगर आप इन तमाम कौशलों में से एक में भी कमज़ोर हैं तो यही कमज़ोरी आपको एक कामयाब मैनेजर बनने से रोक देगी। जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं। उदाहरण के लिए, आपके स्वास्थ्य का निर्धारण 4 बातें करती हैं। ये है 1 सही आहार, 2 सही वजन, 3 सही कसरत और 4 सही आराम। आपकी स्वास्थ्य संबंधी तकरीबन हर समस्या या कमी की जड़ इन्हीं चारों में से एक में होती है। निजी स्तर पर बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने काम के क्षेत्र के की रिजल्ट एरिया को खोज निकालें, उनको स्पष्ट तौर पर परिभाषित करें और उनको लिख लें। उस काम की एक सूची तैयार कर लें जो आपको अपने क्षेत्र में कामयाबी के लिए करना है। इनकी रिजल्ट एरियाज़ में अपने वर्तमान प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। आप कहाँ पर मजबूत हैं, आप कहाँ पर कमज़ोर हैं। मूल्यांकन में पूरी ईमानदारी बरतें। प्रदर्शन के लिए स्तर तय करें। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना वज़न नापना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं तो पहले आपको ये बात पता करनी होगी कि इस वक्त आपकी उस क्षेत्र में क्या स्थिति है और फिर उसे ही आधार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए सुधार का काम आरंभ करें। एक बार आपने अपनी ज़िंदगी और काम के उन क्षेत्रों का निर्धारण कर लिया जिनमें आपको निश्चित तौर पर सकारात्मक तरीके से प्रदर्शन को सुधारना है, तो फिर आप प्रत्येक की रिजल्ट एरिया में अपने आप को न्यूनतम 1 से लेकर अधिकतम 10 तक अंक दीजिए। अगर आपको अपने काम में कामयाब होना है तो सभी की रिजल्ट एरिया में 7 या उससे अधिक अंक हासिल करने होंगे। जब कभी भी किसी की रिजल्ट एरिया में आपके अंक 7 से कम हो जाएं तो तत्काल उसमें सुधार के प्रयासों में जुट जाएं। अपने प्रदर्शन में सुधार का काम उस क्षेत्र से करें जहां पर आपको सबसे तेज़ी से सबसे अच्छे परिणाम हासिल होने की उम्मीद है। ये निश्चित तौर पर उसी की रिजल्ट एरिया में होगी जिसमें आप तुलनात्मक तौर पर कमज़ोर हैं। अपने KRA के सबसे कम अंकों वाले क्षेत्रों को पहचानें और फिर इस क्षेत्र में अपने कौशल को तेज़ी से सुधारने के लिए योजना बनाएं। इसके साथ साथ ही आप बाकी के हर उस क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार का प्रयास करें जिसमें आप कमज़ोर हैं। अपने की रिजल्ट एरिया में से किसी एक में सुधार के लिए आपके द्वारा उठाया जाने वाला हर कदम आपके काम के परिणामों में भी सुधार का कारण बनेगा। आप अपने काम में जितने बेहतर होंगे, आपका अपने प्रति लगाव और सम्मान उतना ही अधिक बढ़ेगा। आज आप अपने प्रति जितना लगाव और सम्मान महसूस करेंगे, आपको उतना ही बेहतर लगेगा और आप में उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा और उत्साह होगा।
आप जल्द ही अपराजेय बन जाएंगे। निजी रणनीतिक योजना। 20वीं सदी की कारोबारी दुनिया में इस बात पर आम सहमति थी कि निगमों को नियमित तौर पर रणनीति बनानी चाहिए। लोगों को अपने स्तर पर लक्ष्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। 21वीं सदी में हालांकि परिस्थिति बदल गई है। आज हर व्यक्ति को एक कंपनी की ही तरह निजी रणनीति की योजना बनाने की नियमित प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। निजी स्तर पर रणनीति की योजना बनाते वक्त आप खुद को कारोबारी कंपनी की तरह देखते हैं। इस नज़रिए के साथ आप जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए ज़्यादा विस्तृत और लंबे वक्त की योजना तैयार करते हैं। आज आपको भविष्य की योजना के लिए ज़्यादा वक्त देना ही चाहिए। अपने भविष्य के सपनों को हकीकत बनाने के लिए ज़रूरी कदमों की योजना बनाने के लिए आपको ज़्यादा ऊर्जा और प्रयासों का निवेश करना चाहिए। आपको पहले की तुलना में अपना बेहतर प्रबंधन करना हो चाहिए। आपको अपने साथ होने वाली हर बात पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेना चाहिए। संवाद में भागीदारी। कभी कभी मैं अपने श्रोताओं से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग स्वरोजगार पर निर्भर है? आमतौर पर 10 से 15% श्रोता ही अपने हाथ उठाते हैं। मैं फिर सेमिनार को रोककर सवाल पूछता हूँ, कितने लोग वास्तव में स्वरोजगार पर निर्भर है? और फिर मैं इंतज़ार करता हूँ। ज़्यादा वक्त नहीं लगता और लोग पहले एक दूसरे, फिर मेरी ओर और फिर एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। जल्द ही एक के बाद एक हाथ उठने शुरू हो जाते हैं। अंततः सभी के हाथ खड़े हो जाते हैं। हर किसी को इस बात का एहसास हो जाता है कि वे सभी स्वरोजगार पर निर्भर है। आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप ये सोचते हैं कि आप अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। हकीकत यही है कि अपनी नौकरी के पहले दिन से शुरुआत कर सेवानिवृत्ति तक आप अपने लिए ही काम करते हैं। आपको मिलने वाले वेतन के चेक पर किसी के भी हस्ताक्षर हो, लेकिन आप अपने लिए ही काम करते हैं। आप एक निजी कारोबारी कंपनी के अध्यक्ष हैं जिसमें केवल एक ही कर्मचारी है, आप खुद। वक्त गुजरने के साथ आपकी कामयाबी या नाकामी ही इस बात को तय करती है कि आप कितना कमाते हैं। अगर आप वेतन में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आईने के सामने खड़े होकर अपने बॉस से तर्क कुतर्क कर सकते हैं। अपनी कमाई आप खुद तय करते हैं। लोग इस बात को लेकर कई बार मुझसे बहस में उलझ जाते हैं। वे कहते हैं कि कारोबार या उद्योग में वेतन का ढांचा ऐसी बातों द्वारा तय होता है जिस पर उनका कोई भी नियंत्रण नहीं होता। लेकिन फिर मैं उनको ये बात याद दिलाता हूँ कि उस कारोबार या उद्योग में जाने का फैसला उनका अपना ही था और उन्होंने ही उसमें बने रहने का भी फैसला किया। वे ही इसके जिम्मेदार हैं। वे तो अपने ही बनाए वेतन पर काम कर रहे हैं। अगर आप अपने काम के किसी भी भाग से संतुष्ट नहीं हैं तो बदलाव आपको ही करना होगा। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा है, न कभी शिकायत करो और न कभी सफाई दो। अगर आपकी ज़िंदगी या काम में कोई ऐसी बात है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो बस उसकी शिकायत करते रहने में ही वक्त न गंवाएं। इसके बजाय इसे बदलने के लिए कोई कदम उठाएं। शेक्सपियर के हेमलेट में इसका खुलासा किया गया है। समस्याओं के सागर से निपटने के लिए हथियार उठा लो और उनका विरोध करके उसे ख़त्म कर दो। खुद को अपनी निजी कंपनी का अध्यक्ष स्वीकारने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ होने वाली हर बात और आप जो कुछ भी बनने वाले हैं उसकी जिम्मेदारी को स्वीकारें। ये कई लोगों के लिए बहुत ही चौंकाने वाला बड़ा विचार है। यह डराने वाला भी है और उत्साह बढ़ाने वाला भी। ज़रा कल्पना कीजिए, आप आज जहाँ और जिस हाल में हैं इसलिए कि आपने ऐसा फैसला किया था। आप बाकी की ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल करेंगे उसका निर्धारण इस बात से होगा कि आप क्या कदम उठाते हैं या उठाने से चूक जाते हैं। आप जिम्मेदार हैं। आपके ही हाथ में कमान है। पूरा नियंत्रण आपके हाथ में है। आप अपने खुद के बॉस हैं और आप क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उस सीमा के जो आप अपने दिलो दिमाग से अपने लिए तय कर देते हैं। रणनीति का उद्देश्य। जब आप खुद को एक निजी सेवा निगम के तौर पर देखने लगते हैं तो आप अपने आप को उन तमाम लोगों से अलग कर लेते हैं जो ये सोचते हैं कि वे किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जब आप अपने करियर की कमान को थाम लेते हैं, आप निजी रणनीति की योजनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। किसी बड़े कारोबारी घराने की तरह आप लंबे वक्त के लिए योजनाएं बनाने लगते हैं।
कारोबारी योजनाओं और निजी योजनाओं में काफ़ी समानताएं हैं। किसी भी कारोबार की रणनीतिक योजना का उद्देश्य कारोबार में निवेशित इक्विटी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होता है। तमाम रणनीतिक योजनाओं और कदमों का उद्देश्य कंपनी के संसाधनों और गतिविधियों की जमावट के साथ उन्हीं संसाधनों से कंपनी को ज़्यादा कमाई दिलाना होता है। सामान्य शब्दों में रणनीतिक योजना का उद्देश्य काम की तुलना में परिणाम को बढ़ाना होता है। प्रबंधन की आज लोकप्रिय तमाम कार्य योजनाओं जैसे नवीनीकरण, पुनर्गठन, पुनर्प्रबंधन और पुनर्निर्धारण का उद्देश्य संस्थान के कामकाज के तौर तरीकों को बेहतर बनाकर ज़्यादा कमाई दिलाना ही होता है। उनका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना और निवेश पर लाभ को बढ़ाना ही होता है। अपनी ऊर्जा पर और ज़्यादा कमाई। जैसे किसी कारोबार में पूंजी निवेश पर कमाई को लाभ की संज्ञा दी जाती है, ठीक उसी तरह आपके लिए लाभ यानी ऊर्जा के इस्तेमाल से हुई अतिरिक्त कमाई ही है। निजी रणनीति की योजना में आपका पूरा ध्यान आपके द्वारा किसी काम के लिए दिए गए घंटों और दिनों से मिलने वाले लाभ की मात्रा और गुणवत्ता में इजाफे पर ही होता है। इसके लिए रणनीति के तहत आप अपनी निजी जिंदगी का नियोजन और पुनर्नियोजन करने के अलावा अपने कामकाज के तौर तरीकों को भी उस लिहाज से सुधारते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने फैसला कर लिया है कि आप अगले 3 से 5 सालों में कमाई को दुगना कर लेंगे। ये एक तर्कपूर्ण लक्ष्य है जिसे आपके इर्द गिर्द लोग हासिल कर रहे हैं। इसे हासिल कर पाना उतना मुश्किल भी नहीं है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो आय को दोगुना करने के लिए आपको केवल काम के उन्हीं घंटों की तुलना में परिणामों को बेहतर बनाना होगा। आपको अपने योगदान की कीमत को दोगुना करना होगा। आर्थिक परिणाम किसी काम को करके या फिर काम की चीज़ों के उत्पादन या सेवा से हासिल होते हैं। अगर आप अपने को मिलने वाली राशि में इजाफा चाहते हैं तो आपको इसमें निवेश की जाने वाली राशि के बारे में भी सोचना होगा। आपके श्रेष्ठता वाले क्षेत्र वो कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी कंपनी की कामयाबी या नाकामी का निर्धारण करता है? यह है प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त या श्रेष्ठता का क्षेत्र। हर कंपनी अस्तित्व में आकर फिर उसे कायम रखती है क्योंकि उसमें बाजार को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में किसी न किसी तरह से कुछ बेहतर देने की क्षमता होती है। वह जब तक अपने उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को दूसरों की तुलना में किसी न किसी तरह से बेहतर तरीके से पूरा कर पाती है, कारोबार में बनी रहती है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त या बिक्री के लिए ज़रूरी अनूठी खासियत यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी ही कंपनी की विकास की दर, बिक्री के आंकड़ों, लाभ और उसके अस्तित्व की संभावना का फैसला करती है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त नहीं रखने वाली कंपनियां जल्द ही बाजार से गायब भी हो जाती है। उनकी जगह साफ सुस्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाली ऐसी कंपनियां लेती है जिनके लिए उपभोक्ता अपने बटुए खोलने के लिए तैयार रहते हैं और हो जाते हैं। आप भी कुछ अलग नहीं हैं। एक निजी कंपनी के अध्यक्ष की हैसियत से आपको भी कुछ प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल कर उसे कायम रखना चाहिए। आपको भी एक विशेष काबिलियत हासिल कर लेनी चाहिए। आपको अपने काम में 100% श्रेष्ठता हासिल कर लेनी चाहिए ताकि अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंच सकें। अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को पता करने में आपके द्वारा चुने गए विकल्प और फैसले ही आपकी ज़िंदगी और कैरियर में आपकी आर्थिक कामयाबी का निर्धारण करेंगे। कठिन मार्ग से कामयाबी। कुछ साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त शेयरों की दलाली से जुड़ी कंपनी में काम करने के लिए गया। भर्ती और प्रशिक्षण का कार्यक्रम बेहद तकनीकी पेचीदगियों वाला था और बिक्री का प्रशिक्षण तो लगभग अस्तित्वहीन ही था। आखिरकार जब उसे दलाली का लाइसेंस मिला तो उसे येलो पेजेस देकर कहा गया कि वह डायलिंग फॉर द डॉलर का काम करे, यानी कि किसी भी व्यक्ति को फ़ोन लगाकर अपने उत्पाद के बारे में जानकारी देकर निवेश के लिए तैयार करे। उसे जल्द ही पता लग गया कि बिक्री की पेशेवर दुनिया में ये काम सबसे कठिन कामों में से एक है। एक दिन उसे एकाएक ऐसा विचार अपने आप आया जिसने उसकी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया और आखिरकार एक दिन वह देश का शीर्ष आर्थिक सलाहकार बन गया। उसे ये एहसास हो गया कि उसका कैरियर नहीं, पूरी ज़िंदगी, उसके साथ होने वाली हर बात, उसके परिवार का रहन सहन, उसका बैंक अकाउंट और उसका भविष्य इसी बात से निर्धारित होगा कि वह फ़ोन के इस्तेमाल में कितना निपुण है।
उसी दिन से उसने फैसला कर लिया कि टेलीफोन के भविष्य के निर्धारक और बिक्री के सबसे अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल में वह महारत हासिल करके रहेगा। उसने टेलीफोन पर बातचीत की तकनीक से संबंधित लगभग सभी किताबें पढ़ डाली। उसने हर संभव पाठ्यक्रम को पूरा किया और इस विषय पर उपलब्ध जानकारी के हर अंश को पढ़ डाला। टेलीफोन के इस्तेमाल में उसने इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर ली कि वह किसी भी व्यक्ति से टेलीफोन पर बात के दौरान उसकी आवाज़ से आने वाली 19 प्रकार की विभिन्न हिचकिचाहटों को पहचानने लगा था। उसने हर किस्म की हिचकिचाहट से निपटने के लिए सही तरीका विकसित किया ताकि वह ग्राहक को ये भरोसा दिला सके कि वह उन्हें सही सलाह दे रहा है। आज वह केवल फोन पर ही लोगों को निवेश की चीजें खरीद और बेचकर कमीशन में ही $50 लाख सालाना से ज्यादा कमा रहा है। टेलीफोन से ही 99% कारोबार करने के बाद अब वह कंप्यूटर, ईमेल और फैक्स की भी मदद लेने लगा है। वह अपने ग्राहक से निजी तौर पर कभी कभार ही मुलाकात करता है, लेकिन जब बात टेलीफोन की हो तो वह संवाद में उस्ताद है। उसने निश्चित ही साफ तौर पर अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक बढ़त हासिल कर ली थी, जिसने उसे उसके क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचा दिया। आपके लिए यह कदम क्या हो सकता है? खुद करके देखिए परियोजना। यहां आपके लिए एक सवाल, इस वाक्य को पूरा करें। अगर मैं खालिस्तान अच्छे से करता हूं तो मैं उतने पैसे कमा सकता हूं जितने की मुझको ज़रूरत है। आपका काम इस खालिस्तान को भरना है। वह क्या कौशल है जिसे अगर आपने विकसित किया और इसे अच्छी तरह से किया तो यह आपकी कमाई पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर डालेगा। अगर आप एक जादुई छड़ी को घुमाकर अपने काम के किसी एक हिस्से को बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं तो वह काम का कौन सा हिस्सा होगा? आपका जवाब चाहे जो हो, यही वह की रिजल्ट एरिया है जिस पर आपको तत्काल काम में जुट जाना चाहिए। आपके कारोबार या करियर में सभी स्थायी सफलता किसी काम को बहुत ही अच्छी तरह से करने से मिलेगी। ऐसा काम जिसकी दूसरे लोग कद्र करते हो और जिसके लिए पैसा देने को तैयार हो, और हर वह बात जो दूसरे अच्छी तरह से कर सकते हैं आप भी उसे करना सीख सकते हैं। याद रखिए, आज जो शीर्ष 10% में हैं उन्होंने शुरुआत नीचे से 10% से ही की थी। आज जो कोई भी अच्छी स्थिति में है वह कल कमजोर स्थिति में था। आपके क्षेत्र में शीर्ष पर मौजूद सारे लोग कभी किसी अन्य क्षेत्र में थे। जिंदगी की दावत की कतार में आगे रहने और सभी बढ़िया बातें हासिल करने का रास्ता बहुत आसान है। सबसे पहले कतार में लग जाएं। शीर्ष 10% लोगों में स्थान बनाने का संकल्प लीजिए, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लग जाए। दूसरा, कतार में बने रहे। एक बार आप निजी स्तर पर बेहतरी की ओर बढ़ने लगते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचने तक सीखना और अभ्यास करना जारी रखिए। आपके लिए एक अच्छा समाचार, जिंदगी की दावत की कतार गतिमान है। ये कभी भी बंद नहीं होती, ये हर रोज 2400 घंटे खुली रहती है। जो कोई भी इस कतार में आकर फिर उसने बना रहा, अंततः आगे निकल ही जाता है। शीर्ष 10% लोगों में आने से आपको आपके अलावा कोई भी नहीं रोक सकता। आप ही जिम्मेदार है। अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को स्पष्ट करें। आपको अपने आप से पहला सवाल पूछना चाहिए, मुझ में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त वाली क्या बात है? वह कौन सी बात है जिसे करने में आपको महारत हासिल है? वह क्या है जो आप किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर तरीके से कर सकते हैं? आपके पास वह कौन सी काबिलियत है जिसके कारण आज तक आपने इतनी तरक्की की? आप किस काम में अच्छे हैं? आपका दूसरा सवाल है, मेरे उद्योग की दिशा को देखते हुए आज से 3 या 5 साल बाद मेरी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होगी? अगर चीज़ें आज की ही तर्ज पर होती रही और आप 3 से 5 वर्ष बाद की स्थिति को देख सकते हो और इर्द गिर्द देखें, तो आपकी राय में आप किस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे होंगे? कई लोगों को दोनों ही सवालों के जवाब देने में परेशानी होती है। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि आज उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या है, और इस वजह से उनको ये भी पता नहीं होता कि भविष्य में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होगी। अगर आप इस स्थिति में हैं तो आप पर कम उपलब्धि हासिल करने और कैरियर में नाकाम ही रह जाने का खतरा मंडरा रहा है। आपकी संभावित प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। अब अगला सवाल, आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त क्या होनी चाहिए?
अगर आप किसी एक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं तो वह कौन सा क्षेत्र होगा? अगर आप असमंजस में हैं तो अपने बॉस या अपने सहकर्मी से जाकर पूछिए। उनसे पूछिए, अगर मैं वाकई किसी एक ही बात में बहुत अच्छा होता तो मेरे द्वारा हासिल परिणामों के लिए किसका सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव होता? आप इस सवाल को पूछने के तुरंत बाद ही इसका जवाब जान लेते हैं। अगर आप अपने लिए सबसे ज़रूरी काबिलियत को लेकर संदेह की स्थिति में हैं, तो दूसरों से सलाह और जानकारी लें। आपके इर्द-गिर्द के लोग, खास तौर पर आपका बॉस, आपको इस सवाल का सबसे जल्दी जवाब दे सकता है। एक बार आपको जवाब मिल जाए, तो फिर आप उस कौशल को तराशने को ही अपना अगला लक्ष्य बना लें। उस क्षेत्र में आप अपनी सोच को सकारात्मक तरीके से बदल डालें और ये कल्पना करें कि उस क्षेत्र में कामयाबी हासिल करने की काबिलियत आप में है। आप इसे लिख लें, एक समय सीमा तय करें, एक योजना बनाएं और उस क्षेत्र में खुद को सुधारने के काम में जुट जाएं। काफ़ी कम वक्त में ही आप अपने काम में एक विजयी बढ़त हासिल कर लेंगे, जिससे आपको दूसरों से आगे निकलने में मदद मिलेगी। स्टाफ को निकाल बाहर करें। आजकल कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को संकट में डालकर उनको परख रही हैं। हर एक को बुलाकर कहा जाता है कि पूरे स्टाफ को काम से निकाला जा रहा है। वे घोषणा करते हैं कि वे कुछ लोगों को फिर से इस काम के लिए चुनना चाहते हैं और वापस आने के इच्छुक लोग इस तरह से दोबारा आवेदन कर सकते हैं मानो वे बाहरी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए भर्ती किए जा रहे हों। इस आवेदन में उनको ये दर्ज करना होगा कि वे क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, अपने काम के लिए वे कितना वेतन लेंगे और वे जो काम करने का दावा कर रहे हैं, उसके लिए उनको ये वेतन देकर कंपनी को कितना फ़ायदा होगा या वह कितना बचत कर सकेगी। जैसे कि आप कल्पना कर सकते हैं, कंपनी के कई कर्मचारी इस रुख से हतप्रभ रह जाते हैं। उनके लिए ये विचार ही समझ से बाहर की बात है। वे अपने काम के लिए दोबारा आवेदन करके अपने द्वारा मांगे जा रहे वेतन को सही भी साबित करें। अधिकांश लोगों ने अपने काम के बारे में इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। आखिरकार बॉस उसमें एक पुछल्ला और जोड़ देता है। वह उनको बताता है कि वे इसी काम के लिए आवेदन कर रहे अपने दूसरे साथियों के साथ होड़ में शामिल हैं। जो कोई भी कंपनी को सबसे अच्छा प्रस्ताव देगा, काम उसे ही मिलेगा। तय करें कि आप क्या करते हैं। अगर आपको इस स्थिति में रखकर आपसे अपनी ही नौकरी के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए कहा जाता है, साथ ही आपसे कहा जाता है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान काम और अपने बारे में सोच का खुलासा करें। आप किस तरह से वर्तमान मालिक के दोबारा नौकरी के लिए आवेदन करेंगे? आप किस तरह से उस वेतन को सही साबित करेंगे जो कि अभी आप अपने काम के बदले में पा रहे हैं? आपकी मुख्य योग्यता क्या है? आपके पास ऐसी कौन से खास काबिलियत और क्षमताएं हैं जो आपको मूल्यवान और दूसरों से बेहतर बनाती है? आपकी मुख्य योग्यता क्या होनी चाहिए और भविष्य में ये क्या हो सकती है? वह क्या चीज़ है जो आप इतने बेहतर तरीके से करते हैं कि आपको जो वेतन मिल रहा है, आप उसके काबिल हैं? करियर में कामयाबी के लिए इन सवालों के आपके जवाब बेहद महत्वपूर्ण हैं। आप कितने बेहतर हैं? आप अपने काम में कितने अच्छे हैं, इसका पता लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या आपकी बहुत मांग रहती है? अगर आप काम में बहुत अच्छे हैं, तो लोग आपको वर्तमान नौकरी से अपने यहाँ लेने के लिए बेताब रहेंगे। आपको नियमित तौर पर नौकरी के लिए न्योते मिलते रहते हैं। अगर आप स्वरोजगार वाले हैं तो आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम है, आपके पास संतुष्ट उपभोक्ताओं से सिफारिशें और लोगों के संपर्क के लिए सूचनाएं आती रहती हैं। जब आपकी मांग हो तो आपकी नौकरी सुरक्षित रहती है। आप जानते हैं कि अगर आपकी वर्तमान नौकरी को कुछ हो गया तो आप कल ही सड़क पार करके दूसरी नौकरी हासिल कर सकते हैं। वित्त व्यवस्था के उतार चढ़ावों को लेकर आप कभी भी परेशान नहीं होते, क्योंकि आपके पास एक दिन में संभाल सकने से भी ज़्यादा मौके हैं। जब आप इस बिंदु पर पहुंच जाएं, तो आप जान जाएंगे कि आप अपने कार्यक्षेत्र के श्रेष्ठ लोगों में से एक हैं। आपको खुद के बारे में गजब का एहसास होगा। आपका अपने भविष्य पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा। वही करें जो आपको पसंद है। आप सोचकर हैरान होंगे कि अगर आपका श्रेष्ठता का कोई क्षेत्र नहीं है, तो आप इसका पता कैसे लगाएं? अगर आप जो कर रहे हैं उसी में काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इतनी तेज़ी से हो रहे परिवर्तनों के बीच आप किसी और कार्यक्षेत्र में हो सकते हैं
कुछ सालों बाद शायद किसी और नौकरी में कुछ और करते हुए, शायद कुछ बिल्कुल ही अलग किस्म का काम, अलग किस्म की श्रेष्ठता के साथ। आप जिस चीज़ के बूते आज के मकाम तक पहुँचे हैं, वहाँ बने रहने के लिए उतना ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ आपकी सोच बदलने से सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक पेश है। कामयाब लोग वही करते हैं जो वे पसंद करते हैं। वे काम केवल उसमें छिपे आनंद और कलात्मक अवसर के लिए करते हैं। अगर उनको पैसे नहीं भी मिलते तो भी शायद वे यही काम करते होते। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मैं आर्थिक तौर पर पूरी तरह से सक्षम होता और जो चाहे कर सकता, तो क्या करता? अगर आपको $1 करोड़ मिल गए तो आप अपनी जिंदगी को किस तरह से बदलेंगे? अधिकांश लोग $1 करोड़ मिलते ही सबसे पहले अपनी नौकरी को छोड़ देंगे। अगर आप $1 करोड़ के लिए अपना वर्तमान काम छोड़ सकते हैं तो ये खतरे की घंटी है। जाहिर है कि आप पर अपने करियर और अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का खतरा मंडरा रहा है। आपको किस काम में मजा आता है? अपने बुते लखपति बनने वाले हर लोग हर बार यही कहते हुए मिल जाएंगे कि उनकी कामयाबी का राज यही है कि उन्हें वह काम मिल गया जिसमें उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था और उन्होंने इसे पूरे दिल से किया। अधिकतर कामयाब लोगों को यही लगता है कि वे वाकई में ज़रा भी काम नहीं करते। उनमें से कुछ तो कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। उनका काम और उनका शौक एक दूसरे से मिल गए हैं। वे नहीं जानते कि इनमें से एक कहाँ शुरू होता है और दूसरा कहाँ ख़त्म। जब वे काम नहीं कर रहे होते तो भी इसी के बारे में सोचते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, और जब वे काम करते होते हैं तो इसी में खो जाते हैं। अकेले अमेरिका में ही 22,000 किस्म के आधिकारिक रोजगार है। इन 22,000 रोजगारों में कुछ उपभाग भी है जिन्हें मिलाकर आपके लिए आंकड़ा 1 लाख के पार चला जाता है। इनमें से 21वीं सदी में ऐसे काम करते हुए भी लोग मिल जाएंगे जिनका अभी दुनिया को पता भी नहीं है। इन हजारों नौकरियों में से कई ऐसी हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपका लक्ष्य एक आदर्श काम को खोजना है, ऐसा काम जिसे करने में आपको बहुत आनंद, संतोष और कामयाबी का एहसास हो, और फिर अपनी सारी ऊर्जा उसे काम में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए झोंक दें। कामयाबी निशान छोड़ जाती है। अपनी खासियत और विशेष योग्यताओं को जानने की शुरुआत आपको अपने गुजरे वक्त में झांक कर करनी होगी। किस तरह के काम से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा परिणाम और पारिश्रमिक मिला है? जब आप स्कूल में थे, कौन से विषय आपको सबसे ज़्यादा पसंद थे? कौन से विषयों में आपको सबसे अच्छे अंक मिला करते थे? आप हमेशा ऐसे ही कामों को करने में श्रेष्ठ हो सकते हैं जो कि आपको लुभाते हो, जो आपका ध्यान खींच सकते हो, जो आपकी रुचि बन सकते हो और जिनकी ओर आप स्वाभाविक तौर पर खींचे चले जाते हो। कोई बात आपके लिए ठीक है या नहीं, इस बात का परीक्षण आप अपनी उस बात को सीखने की ललक की तीव्रता से कर सकते हैं। आपको उसके बारे में पढ़ने में मज़ा आएगा, बात करने में मज़ा आएगा और सीखने में मज़ा आएगा। न केवल इतना, बल्कि आप उस क्षेत्र के सबसे कामयाब लोगों की ओर आकर्षित होंगे जिसके लिए आप खुद को फिट महसूस करते हैं। अपने बचपन की ओर लौटें। भविष्य के निर्धारण का एक तरीका अपने भूतकाल का परीक्षण है। पीछे मुड़कर देखिए कि जब आप 7 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में थे तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात में आता था? उस वक्त तो आप किसी भी आकर्षित करने वाले विषय को अपनाने के लिए आज़ाद थे। उस वक्त आपको क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था? अगर आपको याद नहीं तो जाकर अपने माता पिता से पूछिए। उनको आमतौर पर याद होगा कि जब आप छोटे थे तो अधिकांश वक्त क्या करते थे। मेरे एक सेमिनार में एक व्यक्ति ने मुझको बताया कि यह सिद्धांत उस पर पूरी तरह से लागू हुआ। जब वह 7 से 14 वर्ष की दरमियानी उम्र का था तो उसे हवाई जहाज़ों के मॉडल बनाना पसंद था। उसने कई रातें जागकर जटिल और जटिल विमान बनाए। जल्द ही वह इंजनों वाले छोटे विमान बनाकर उनकी प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगा। बड़े होने के साथ उसने बड़े विमान बनाना शुरू किया, रिमोट कंट्रोल से उड़ने वाले, और उन्हें पूरे देश की प्रतियोगिताओं में उड़ाया। जब उसने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली तो यूनिवर्सिटी में भर्ती होकर
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अब वह 3 कंपनियों का मालिक है। एक कंपनी में वह छोटे विमान डिज़ाइन करता है, दूसरी कंपनी में वह हवाई जहाज़ किराए से देता है और तीसरी कंपनी विमानों की देखरेख का काम करती है। उसने मुझे बताया कि उसका कारोबार आज लाखों डॉलर का है, लेकिन उसे लगता है कि उसने ज़िंदगी में एक दिन भी काम नहीं किया। वह आज भी उसी काम को कर रहा था जिसे करने में उसे जवानी के दिनों में भी मज़ा आता था, और उसकी उम्र थी केवल 35 वर्ष। अपने महत्व की भावना। डेल कार्नेगी ने एक बार लिखा था, मुझे बताइए कि किसी व्यक्ति को अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास कौन सी बात कराती है, और मैं बताता हूं कि उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा क्या है। आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण होने का एहसास कौन सी बात देती है? वह कौन सा काम है जिसे आप सही तरीके से करके आत्मसंतोष महसूस करते हैं? किस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? इतना ज़्यादा कि आप बार बार इसकी ओर खींचे चले जाते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि कामयाबी हासिल करने के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ये तय करना है कि किस काम को करने में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, और फिर उसी काम के ज़रिए जीवन यापन का एक ज़रिया खोज निकालना। अधिकांश लोग इसका ठीक उल्टा करते हैं। वे वह करते हैं जो उनकी राय में उनको अंततः अपनी पसंद के काम को करने के लिए वक्त और पैसा जुटाने के लिए करना ही चाहिए। आपका लक्ष्य इससे उल्टा होना चाहिए। आपको शुरुआत से वही काम करना चाहिए जिसको करने में आपको मज़ा आता हो। इस तरह आप ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा बातों को बेहतर तरीके से करने लगेंगे जो कि आपको अपने महत्वपूर्ण होने का एहसास कराती है। हकीकत का सामना करें। सोच बदलने के काम में आपके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है अपने साहस का स्तरीय विकास। मैं इस विषय के बारे में विस्तार से चर्चा बाद में अंतिम अध्याय में करूंगा। इस वक्त तो इतना ही। जहाँ तक अपनी पसंद के काम को करने की बात है, तो आप में यह हकीकत स्वीकारने का साहस होना चाहिए कि इस वक्त शायद आप सही काम, सही स्थान या सही रिश्ते से जुड़े नहीं हैं। आप गलत रास्ते पर हो सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी नौकरी, अपने करियर, अपने रिश्तों की ओर मुड़कर ठीक वैसे ही देखते हैं जैसे कोई एकाएक गाड़ी को रिवर्स करने पर उसके किसी दीवार से टकराने के बाद ही उतर कर देखता है कि क्या हुआ। उनके स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते, इसलिए उनके साथ जो कुछ भी होता है वे उसे स्वीकार लेते हैं। काम की शुरुआत में या काम को बदलने के वक्त उनको जो भी काम दिया जाता है वे उसे स्वीकार लेते हैं। वे उस काम को करते हैं जो कि उनको दिया जाता है। वे अपने बॉस को अपने करियर का रास्ता चुनने की इजाज़त दे देते हैं। उनकी कामकाजी जिंदगी पूरी तरह से उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं जो उन्हें वेतन देते हैं। अगर वह सावधान नहीं हुए तो वर्ष गुजर जाएंगे और वे अपने भीतर छुपे उस बच्चे को खो देंगे जिसने संभावनाओं और मौक़ों से पट्टी पड़ी इस दुनिया में जिंदगी का आगाज बड़ी उम्मीदों, सपनों के साथ किया था। अपने प्रति सच्चे रहे। अध्यात्म के दिवंगत प्रोफेसर जोसेफ कैंपबेल ने कुछ साल पहले टेलीविज़न पर बिल मेवर्स स्पेशल शो के दौरान एक घटना सुनाई थी। यह उनके और पत्नी द्वारा संरक्षित एक छोटे से स्थानीय रेस्टोरेंट में घटी थी। एक दिन एक और दंपत्ति वहां पर अपने छोटे बेटे के साथ आए और पास के ही टेबल पर डिनर के लिए बैठ गए। खाना आधा हो जाने के बाद बच्चा एकाएक बोला कि उसे खाना पसंद नहीं आया और वह उसे नहीं खाएगा। बच्चे का पिता बेहद नाराज हो गया और इस बात पर जोर देने लगा कि उसे खाना पसंद आया हो या नहीं, उसे खाना ही पड़ेगा। बच्चे ने इनकार किया और पिता से कहा, लेकिन मैं इसे नहीं खाना चाहता। इस पर पिता का गुस्सा फूट पड़ा और वह जोर से चिल्लाया, तुम नहीं खाना चाहते? इस बात का किसी बात से क्या संबंध है? मैंने कभी भी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया जो कि मैं करना चाहता था। कैंपेबेल ने इसके बाद ये बात बताई कि कई लोग जिंदगी में ऐसी स्थिति तक पहुंच जाते हैं। कई लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वे ताउम्र वही काम करते रहे जो दूसरे उनसे चाहते थे, क्योंकि उनमें अपनी पसंद का ही काम करने का साहस नहीं था। कैंपेबेल ने फिर कहा, जिंदगी में कामयाबी और खुशी का मूल मंत्र है अपनी सबसे बड़ी खुशी का पीछा करो। इसका मतलब वही काम करें जो आपको पसंद है।
इसका आशय है कि अपनी गुजरी जिंदगी के विहंगम दृश्य पर नजर डाले और पता करे कि वह कौन सी बात है जिसे करने में आपको अन्य किसी भी बात की तुलना में सबसे ज्यादा मजा आता था। ऐसी बात जो अगर कोई बंदिश न हो तो आप करना चाहेंगे और फिर अपनी जिंदगी को इसी के इर्द गिर्द की गतिविधियों से परिपूर्ण कर दे। उठकर चल देने के लिए तैयार रहे। आज हमारे समाज में अधिकांश खुश पुरुष और महिलाएं वे ही हैं जिन्होंने किसी परिस्थिति के माकूल या संतोषजनक नहीं होने का एहसास होते ही उठकर चल देने का साहस दिखाया। उनमें इस फैसले को करने का साहस था कि अब वे वही काम करेंगे जो उन्हें पसंद आता है, बनिस्बत उस काम के जो उन्हें लगता था कि उन्हें करना ही चाहिए। उन्होंने अपने भीतर अंदर तक झांक कर देखा और ईमानदारी के साथ अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और योग्यता का मूल्यांकन किया। अधिकांश मामलों में उनकी जिंदगी ही बदल गई। दूसरों की सुने। कुछ साल पहले मैंने काफ़ी गंभीरता के साथ इस बात पर विचार करना आरंभ किया कि वह क्या चीज़ है जो मैं वाकई करना चाहता हूँ। मेरी नौकरी समाप्ति के करीब थी और मेरी आर्थिक हालत के कारण भविष्य की संभावनाएं भी ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं थी। इस दौरान मुझे हालांकि ये पता था कि मुझे क्या करना रास आता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं था। ऐसे में मैंने अपने एक दोस्त से पूछ लिया कि उसकी राय में मुझे क्या करना चाहिए। उसने एक पल भी देरी न करते हुए जवाब दिया, मुझे लगता है कि तुम टीचिंग और सेमिनार के काम में बेहतरीन साबित होंगे। संयोग से मेरी भी यही सोच थी, लेकिन अपने समूचे कैरियर की दिशा एक अनजान क्षेत्र की ओर करने में मैं हिचकिचा रहा था। मुझे दोस्त के जवाब ने मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि आपके आसपास के लोगों को अधिकांशतया ये बात पता होती है कि आप क्या कर सकते हैं, फिर भले ही आपको ये बात पता न हो। अगर आप अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और काबिलियत को लेकर सशंकित है तो आपको अच्छी तरह से पहचानने वाले किसी व्यक्ति से पूछिए कि उसकी राय में आपके लिए कौन सा क्षेत्र आदर्श है। आपको जानने वाले और आपका ख्याल रखने वाले लोग आपको कोई ऐसा विचार या दिशा दे देंगे जो अधिकतर मामलों में आपकी ज़िंदगी को ही बदल कर रख देगी। कई बार यह आपके दिल की ख्वाहिश का ही खुलासा होगा। आपकी दिली ख्वाहिश। आपके दिल की ख्वाहिश ही वह खास बात है जिसे अंजाम देने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं। आपके अलावा कोई भी इस काम को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता। यह बात आपको काफ़ी अरसे से अपनी ओर आकर्षित कर रही होगी, दूर बज रहे किसी गीत की धुन की तरह। यह वह बात है जो आपको हमेशा से पसंद रही है और युवावस्था से ही आपको अपनी ओर खींचती रही होगी। शायद आपने किसी को इसके बारे में नहीं बताया है। शायद दिल के भीतर गहराइयों में आप दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ज़रूरी परिवर्तनों को करने से भी डरते होंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि आप तब तक वाकई खुश या संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक आप किसी भी काम को पूरे दिल से नहीं करते। एरिक बटरवर्थ ने अपनी किताब डिस्कवर द पावर विद इन यू, हार्पर एंड रो 1968 में लिखा है, आप वह नहीं है जो आप है, आप वह है जो आप हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप वह नहीं है जो आप है, बल्कि आप वो है जो आप हो सकते हैं जब आप अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और काबिलियत को जान लेते हैं और उसका विकास करते हैं। अपने प्रति ईमानदार रहे। निजी नेतृत्व क्षमता का अहम गुण है कि आप अपने आप को उसी रूप में देखते हैं जो आप हैं। आप पूरी तरह से ईमानदार हैं। आप इस बात को जानते और स्वीकारते हैं कि आप अपनी विशेष निजी कंपनी के अध्यक्ष हैं और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप ये स्वीकारते हैं कि किसी भी क्षेत्र में अच्छी तरह से पुरस्कृत होने के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करना ज़रूरी है। आप अपनी तरफ रणनीति के लिहाज से ऐसे देखते हैं जैसे आप किसी और की तरफ देख रहे हो। आप ही अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से की योजना ये जानते हुए बनाते हैं कि कोई और आपके लिए इस काम को अंजाम नहीं देने वाला। खासतौर पर आप निजी और पेशेवर स्तर की तरक्की के लिए योजना बनाते हैं ताकि आप भी उस क्षेत्र के शीर्ष लोगों में स्थान बना सके। रणनीति के लिहाज से ही सोचे और योजना बनाएं। निजी स्तर पर रणनीति की योजना को लेकर कुछ संकल्पनाएं हैं जो परिणामों में सुधार करके आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। हर बात की ही तरह ये सोच के विकल्प है
जो आपको और प्रभावशाली तरीके से काम के रास्ते बताते हैं। एक रेखा खींचना। पहली संकल्पना को मैं शून्य से शुरुआत कहता हूँ। अपनी जिंदगी और काम में कुछ वक्त का विश्राम ले ले। अपने ताज़ा कामकाज के नीचे एक रेखा खींचे। अब कल्पना कीजिए कि आप नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। अपने आप से पूछिए, मेरी ज़िंदगी में क्या कोई बात है जिसे मैं नए सिरे से शुरुआत का मौका मिलने की स्थिति में करना कतई पसंद नहीं करूँगा। यह आपके द्वारा अपने आप से पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल और जवाब होगा। आप इसे आज के संदर्भ में जिंदगी के हर एक हिस्से पर लागू कर सकते हैं। अधिकांश मामलों में निजी स्तर पर रणनीति बनाने में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो अगर आपको दोबारा करने का मौका मिलता तो आप करते ही नहीं। अधिकांशतया जब मैं कंपनियों से चर्चा करता हूँ तो वे मुझसे किसी एक उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने या सेवा को बेहतर बनाने के तरीके पर सलाह मांगती हैं। मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ, अब जबकि आपको सब पता है, तो अगर आपको दोबारा इस उत्पाद या सेवा को लॉन्च करने का मौका मिलेगा तो क्या आप ऐसा करेंगे? वे हमेशा मुझे बताती है कि अब उनकी जो जानकारी है उसके आधार पर तो वे इसे बाजार में ही नहीं लाते। मेरी उनको हमेशा से यही सलाह होती है, इसे ख़त्म कर दो। किसी भी कंपनी के लिए यह समझदारी की ही बात होगी कि न बिकने वाले उत्पाद या अलोकप्रिय सेवा जिसका कोई भविष्य भी न हो को तत्काल बंद कर दे। यही बात उत्पादों, सेवाओं, विधियों, बिक्री विज्ञापन के तरीकों, निवेश हो या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जिसमें समय, पैसा और भावनात्मक ऊर्जा लगती हो पर लागू होती है। अपने पांव आग पर रख दे। अगर आपकी जिंदगी या काम में कोई ऐसी चीज़ है जो आप आज नहीं चाहते, ये जानते हुए कि अब आपको इस बात का पता लग गया है, तो बस उसका रोना रोते रहने से बेहतर है कि उसे तत्काल छोड़ दे। आपकी ज़िंदगी, निजी या कारोबारी, में क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसे आज की जानकारी के आईने में आप दोबारा कतई नहीं करना चाहते? अगर है तो अगला सवाल, मैं किस तरह से इस बात या रिश्ते से बाहर निकल सकता हूँ? अपने कारोबार और अपने कैरियर के बारे में सोचिए। क्या आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा काम है जिसमें आप अब आपको हासिल जानकारी के आईने में आज दोबारा नहीं उलझना चाहेंगे? क्या कोई ऐसी विधि, तरीका या कदम है जो आज दोबारा शुरुआत का मौका मिलने पर आप नहीं आजमाएंगे? सबसे आखिर में अपने निवेशों के बारे में सोचिए, न केवल पैसे बल्कि वक्त और भावनाओं के लिहाज से। क्या आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा हिस्सा है जो आपको पीछे की ओर धकेल देता है, आपके तनाव और थकान का कारण बनता है, जो अगर आपको एक और मौका मिला तो आप दोबारा करना नहीं चाहेंगे? कई बार अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने का सबसे तेज़ रास्ता अपने आप से हर उस बात पर सवाल पूछना है जो आपको दुखी कर रही हो। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो उसे तत्काल छोड़ दीजिए और किसी और काम में जुट जाइए। आपकी सबसे अमूल्य धरोहर आपकी सबसे अमूल्य धरोहर आपका समय है। यही आपका सबसे कम मात्रा वाला संसाधन भी है। आपके पास काफ़ी सीमित समय है और एक बार ये चला गया तो हमेशा के लिए ही चला जाता है। समय नश्वर है। आप चाहे जो कर ले, इसकी ज़्यादा मात्रा हासिल ही नहीं कर सकते। ये कहा जा सकता है कि आपकी ज़िंदगी का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने इस बेशकीमती संसाधन का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। परिणाम और पुरस्कार, चाहे आप इसे किसी भी तरह से परिभाषित करें, ही सब कुछ है। एक इंसान के तौर पर आपके प्रभाव का अंदाज़ा आपके स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि हासिल करने की आपकी क्षमता से ही लगाया जा सकता है। आपका काम खुद को हासिल मिनटों और घंटों का ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करना होना चाहिए, ताकि आप अपने द्वारा निवेश किए गए समय के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेहतर चीज़ों को हासिल कर सकें। अपने समय का सौदा। जिंदगी में हर एक चीज़ एक किस्म का सौदा ही है। कुल मिलाकर परिणामों और पुरस्कारों को हासिल करने के लिए आप अपने समय का सौदा करते हैं। आप अपने आसपास देखकर और अपनी ताज़ा स्थिति के मूल्यांकन से पता कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे सौदागर हैं। क्या आप अभी तक अपनी ज़िंदगी में की गई सौदेबाजी से संतुष्ट हैं? कुछ लोग तो अपने समय के बदले में प्रतिवर्ष $25,000 तक का सौदा कर लेते हैं।
कुछ लोग इतना ही वक्त लेकर $2.5 लाख प्रतिवर्ष तक कमा लेते हैं। हालांकि संभव है कि दोनों की उम्र और अनुभव एक सा ही हो और शिक्षा व पृष्ठभूमि भी, लेकिन उनमें से एक दूसरे की तुलना में 10 गुना कमा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? साधारण शब्दों में, ज्यादा कमा रहा शख्स कम कमा रहे की तुलना में अलग तरह से सोचता और काम करता है। एक व्यक्ति दूसरे से बेहतर सौदागर है। एक व्यक्ति के पास बेहतर सोचना, लगातार अपनी जानकारी को तरोताज़ा करते रहने की आदत, जल्द की गई शुरुआत, ज़्यादा मेहनत का जज्बा है और वह ज़्यादा देर तक उस काम में बना रहता है। एक अच्छा सौदागर जल्द ही विजयी बढ़त को हासिल कर लेता है और बाकी के लोगों से आगे निकल जाता है। जल्द ही वह उन लोगों से ज़्यादा बेहतर काम करने लगता है और ज़्यादा कमाने भी लगता है जिनके साथ उसने शुरुआत की थी। आपका भी यही लक्ष्य होना चाहिए। आपका समय सीमित है। आप समय की बचत नहीं कर सकते। आप केवल इसे अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की आपकी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा आपके द्वारा किए गए समय के इस्तेमाल के परिणाम को ही दर्शाता है। अगर आप अपने भविष्य को अलग तरह का चाहते हैं तो आपको वर्तमान में समय को भी अलग तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आपको अपने और ज़िंदगी में अपनी पसंद की बातों को हासिल करने के लिए समय के इस्तेमाल के बारे में सोच को बदलना होगा। समय एक तरह से धन है। या तो इसे खर्च किया जा सकता है या इसका निवेश किया जा सकता है। अगर आप समय या धन को खर्च करते हैं तो ये चला जाता है, लेकिन अगर आप धन और समय का समझदारी के साथ निवेश करते हैं तो भविष्य में आपको इसका अच्छा फायदा मिलेगा। निजी रणनीतिक योजना और सोच आपको ऐसे हथियार दे देते हैं जिसके सहारे आप अपने समय के निवेश पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड ROTI हासिल कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये आपको ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे देता है। वह हर काम जो आपका कुछ वक्त लेता है वैकल्पिक होता है। विकल्प इस बात का कि आपको अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करना है या नहीं। आप चाहे जिस बात का चयन कर ले, लेकिन समय तो चला ही जाएगा। अगर आप किसी एक गतिविधि पर समय का निवेश करते हैं तो आपके पास किसी दूसरी गतिविधि के लिए उतना समय नहीं रहेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी ज़िंदगी के स्तर का निर्धारण करती है, आज भी और भविष्य में भी। आपको अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। आपको कम महत्व की गतिविधियों पर वक्त नहीं गंवाने को लेकर अड़ियल होना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी और कैरियर में ऊर्जा के इस्तेमाल का सर्वाधिक लाभ पाना चाहते हैं तो आपको ऐसी तमाम गतिविधियों को कम, पहुंच से बाहर और ख़त्म कर देना चाहिए जो कि आपको समय का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल नहीं लगती हो। शून्य आधारित सोच आपको बेहतर विकल्पों की तलाश में मदद करेगी। ये सोचने का एक ऐसा पुख्ता तरीका है जो आपकी ज़िंदगी को ही बदल देगा। परेटो का सिद्धांत रणनीतिक योजना की एक और महत्वपूर्ण संकल्पना है 80-20 का नियम। परेटो का सिद्धांत, जिसे इटालियन अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो ने स्विट्ज़रलैंड में 1995 में लिखा था। यह नियम कहता है कि 80% परिणाम आपको 20% काम से मिलेंगे। अगर आप आने वाले दिन में 10 कामों की सूची बनाएंगे तो तय मानिए कि इनमें से 2 ऐसे काम होंगे जो बाकी 8 को मिलाकर भी उनसे में ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन आपके काम में सबसे ज़्यादा महत्व रखने वाली 20% गतिविधियाँ निश्चित ही सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण होंगी। आपके 20% परिणाम के लिए की जाने वाली बाकी की 80% गतिविधियाँ ज़्यादा आनंददायी और आसान होंगी। एक इंसान होने के नाते स्वाभाविक तौर पर आप आसान चीज़ों को करने की ही प्रवृत्ति दिखाएंगे, हालांकि उनकी कोई ज़्यादा कीमत और अहमियत नहीं है। हर मिनट के निवेश से ज़्यादा काम और परिणाम हासिल करने के लिए आपको छोटे मोटे काम पहले करने के मोह को त्यागना होगा। आपको अपने आप को इस तरह से अनुशासित करना होगा कि आपकी सारी ऊर्जा उन 1 या 2 बातों पर ही केंद्रित रहे जो आप कर सकते हैं और जो अन्य की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। रणनीति के साथ खुद की मार्केटिंग। अपनी निजी सेवा कंपनी के अध्यक्ष के नाते आपको अपनी और अपने काम की मार्केटिंग के लिए रणनीति के 4 अस्थायी बिंदुओं के बारे में सोचना होगा। आपकी इनमें से हर एक क्षेत्र में प्रभावशीलता ही
आपकी कमाई और भविष्य का निर्धारण करेगी। ये है 1 विशेषज्ञता, 2 अलग पहचान, 3 विभाजन और 4 एकाग्रता। ये 4 गतिविधियाँ किसी भी कारोबार में मुख्य तौर पर मौजूद होती हैं और किसी भी कारोबार में कहीं पर भी हर उत्पाद और सेवा की कामयाबी के लिए ज़रूरी होती है। हर कारोबार में वृद्धि और लाभ दरअसल इन 4 क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन का ही परिणाम होते हैं। बिक्री और लाभ में कमी हो तो ये इनमें से किसी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में कमज़ोर पड़ने का परिणाम होता है। इनमें से हर एक आप पर और आपके कैरियर पर भी लागू होता है। अपने क्षेत्र में महारत हासिल करें। महारत का मतलब होता है कि आप ही तय करते हैं कि अपने क्षेत्र में आपको क्या करना है और किस तरह से उस काम को अच्छे से करना है। कामयाब लोग हर क्षेत्र में आम जानकारी हासिल करने की बजाय विशेष जानकारी हासिल करते हैं। वे अपनी प्रतिभा और समय को कई बातों में उलझाने की बजाय किसी एक काम पर ही केंद्रित रखते हैं। वे किसी एक क्षेत्र में ही बहुत ही अच्छे होने की ख्याति अर्जित करने के लिहाज से ही काम करते हैं। वे हर व्यक्ति की तरह हर काम करके सभी कामों में अधकचरे बनने की नहीं सोचते। एक कामयाब कारोबार केवल एक क्षेत्र विशेष के ही उपभोक्ताओं में महारत हासिल कर सकता है। ये उस किस्म के उपभोक्ता के लिए ज़रूरी उत्पाद या सेवा में महारत पा सकता है। एक कामयाब सेल्समैन एक विशेष किस्म के उपभोक्ता को एक विशेष किस्म के उत्पाद को बेचने में महारत हासिल कर सकता है। किसी भी क्षेत्र का कामयाब व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उन कम से कम बातों को करने के लिए देगा जो कि उसके कार्यक्षेत्र के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज आपको किस क्षेत्र में महारत हासिल है? भविष्य में ये क्या होगी? अगर आप अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो ये क्या होनी चाहिए? ये क्या होगी अगर आप 2 पल के लिए ठहर कर ये सोचें कि आपके लिए हासिल करने की कोई सीमा नहीं है और आप अपनी पसंद के किसी भी कौशल, किसी भी बाजार में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अपनी अलग पहचान बनाएं। रणनीति के लिहाज से आपके कारोबार या करियर में दूसरी महत्वपूर्ण परिवर्तनशील वस्तु है आपकी अलग पहचान। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि बिक्री, मार्केटिंग और कारोबार में वृद्धि में अधिकांशतया कामयाबी को तय करता है। यह आपके करियर में आपकी कामयाबी का आधारभूत निर्धारक है। अपनी अलग पहचान बनाने का मतलब है कि आप उसी चीज़ को जो दूसरे भी दे रहे हैं कैसे अलग और बेहतर तरीके से दे सकते हैं। दरअसल आपकी अलग पहचान आपकी श्रेष्ठता का क्षेत्र है, आपकी विशिष्टता है, आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी। यही वह बात है जो आपको अपने ही काम के क्षेत्र में दूसरों पर विजयी बढ़त दिला देती है। अहम सवाल। कल्पना कीजिए कि आपका सबसे अहम ग्राहक आपसे पूछे, आपके उत्पाद या सेवा में आज के बाजार में दूसरों द्वारा भी उपलब्ध कराई जा रही बातों की तुलना में क्या अलग, बेहतर, श्रेष्ठ है? इस सवाल का जवाब आप कैसे देंगे? अगर आपको इस बात का खुलासा करना हो कि आपकी उत्पाद और सेवा दूसरों की तुलना में क्यों और कैसे बेहतर है, तो आप क्या कहेंगे? अनेक सेल्स पर्सन और कारोबारों के मालिक भी कई बार इन सवालों के जवाब नहीं जानते। अगर आप तेजी से प्रतिस्पर्धात्मक होते बाजार में अपनी बिक्री को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति के तौर पर अपने कैरियर के लिए ही निजी तौर पर रणनीति बनाते समय आपको यही सवाल खुद से भी पूछना चाहिए। आपके पास वे कौन से खास कौशल है जो आपको इसी काम में अन्य लोगों से बेहतर बनाते हैं? आपके लिए कौन से कौशल उपयोगी साबित हो सकते हैं? अगर अभी आपको अपने कार्यक्षेत्र में महारत हासिल करनी नहीं है तो आपको तत्काल क्या कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि आप खुद को ऐसे मुकाम पर ले आएं जहां आप दूसरों से अलग दिखें? अपने आदर्श उपभोक्ता को पहचानें। किसी भी कारोबार में रणनीति के लिहाज से तीसरी महत्वपूर्ण बात है विभाजन। इसमें आपको अपने बाजारों और उपभोक्ताओं को अलग अलग भागों में विभाजित करना होता है। आप इसके लिए अपने उन उपभोक्ताओं की पहचान करें जो कि आपके द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में और ज़्यादा कौशल हासिल करने और आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होंगे। इस काम में आप अपने आदर्श उपभोक्ताओं की पहचान करते हैं। वे कौन हैं, वे कहाँ हैं, उनमें क्या समानताएं हैं, उनकी उम्र, आय, शिक्षा का स्तर,
पृष्ठभूमि, पद, अनुभव आदि क्या है। आज मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र और क्षेत्र विशेष पर केंद्रित होती जा रही है। बिक्री और मार्केटिंग अब ज़्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है, संभावित उपभोक्ताओं के वर्ग विशेष पर केंद्रित। ऐसी उपभोक्ता जिनकी खासियतों और रहन सहन में काफ़ी समानताएं हो। आपके आदर्श उपभोक्ता कौन हैं? ऊर्जा का केंद्रीयकरण बिक्री और मार्केटिंग की रणनीति का चौथा और सबसे अहम अंग है ऊर्जा का केंद्रीयकरण। इसका अर्थ है आपकी ऐसी काबिलियत जिससे आप कम से कम समय में अपनी कामयाबी के लिहाज से महत्वपूर्ण खास बाजारों पर अपनी सारी ऊर्जा और संसाधनों को केंद्रित कर दें। ऐसे बाजार जहां आपको सफलता का सबसे ज़्यादा विश्वास हो। अपने सबसे कीमती मौके पर एकाग्रचित्त होने की आपकी काबिलियत ही आपकी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। कामयाबी पाने के लिए किसी भी क्षेत्र में एकाग्रता का बहुत ज़्यादा महत्व है। कामयाबी बनाम नाकामी। डन और ब्रेड स्ट्रीट 50 वर्ष से अधिक समय से कामयाब और नाकामयाब कारोबारों के परिणामों का अध्ययन करते आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही इन्होंने नाकाम कारोबारों के बारे में अपने रिसर्च को कंप्यूटर में समेटा। इन आंकड़ों के विश्लेषण का निचोड़ था कि कारोबार कम बिक्री के कारण नाकाम होते हैं, कारोबार ज़्यादा बिक्री के कारण कामयाब होते हैं। बाकी तो बस व्याख्या ही थी। अपनी कंपनी के अध्यक्ष के नाते जो अपने कैरियर नौकरी को लेकर रणनीति की योजना बना रहा हो, आपका काम अपने काम के लिए बिक्री के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मुहैया कराना है। इसके लिए आपको महारत, अलग पहचान, विभाजन और एकाग्रता को हासिल करना होगा। अपनी ज़िंदगी और कैरियर के अध्यक्ष होने के नाते आपको अपने लिए बाजार से ज़्यादा धन जुटाने के लिए एक या दो बातों में महारत हासिल करनी होगी। उसके बाद आपको इन एक या दो क्षेत्रों में दूसरों से निरंतर बेहतर बने रहना होगा। आप असाधारण हैं। सच्चाई तो यह है कि आप असाधारण हैं। आपका जन्म विलक्षण प्रतिभा और योग्यताओं के साथ हुआ था, जो आपको अब तक हुए सभी इंसानों से अलग बना देती है। आपके जैसे किसी दूसरे के होने की संभावना 50 अरब में भी एकाध ही होगी। सच तो यह है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। कोई भी दूसरा ऐसा नहीं है जिसमें अनुभव, सोच, विचारों, एहसासों, शिक्षा और कल्पनाशीलता का इतना अनूठा और अद्भुत संगम हो। आप में अपने भीतर इसी वक्त अपनी किसी भी सोच को साकार करने की ताकत और काबिलियत है। आप माइकल एंजेलो को मिले बेजान पड़े संगमरमर के टुकड़े की ही तरह है। आप एक अनूठी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है जिसे साकार होने का इंतजार है। बड़ी कामयाबी और खुशी तब मिलती है जब आप अपनी नैसर्गिक योग्यताओं को पहचान लेते हैं और फिर अपने इन्हीं जन्मजात गुणों को आधार बनाकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि आपको एक खास किस्म की कामयाबी के लिए गढ़ा गया है, और अगर आप उस खासियत को जान लेते हैं तो आप कुछ ही सालों में उन बातों को हासिल कर लेंगे जिसके लिए लोगों को पूरी उम्र लग जाती है। भाग्य के भरोसे कुछ ना छोड़े। आप किसी भी बात को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। आप किसी जादू की उम्मीद या किस्मत से मिलने वाले किसी मौके का इंतजार नहीं कर सकते। आप इस बात को जान लेते हैं कि अगर कुछ होना है तो वह आपको ही करना है। आपको चूंकि ये पता होता है कि आपको अब बाकी की जिंदगी कुछ ना कुछ काम करना है, सो आप पहले ही ये फैसला कर लेते हैं कि आप अपनी पसंद का ही काम करेंगे। आप अपनी खास किस्म की प्रतिभा और योग्यता को निखार कर, चाहे फिर वे किसी भी क्षेत्र की हो, वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसके आप योग्य हैं। आप अपनी पसंद का काम अपनी पसंद के लोगों के साथ करेंगे, ऐसा काम जो आपकी दुनिया को बदल देगा। आप अपने लिए काफ़ी ऊंचे लक्ष्य रखते हैं। आप अपने करियर और अपने भविष्य के बारे में सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सोचते हैं। आप इस बात को जान गए हैं कि जो बात दूसरे कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। एक बार ये तय कर लेने के बाद कि आपको क्या करना है, आप पूरे दिल के साथ उस काम को बहुत ही अच्छी तरह से करने में जुट जाते हैं। परिणाम स्वरूप फिर आपको रोक पाना किसी के बस में नहीं होता। करके देखें। 1.
वह क्या काम है जिसे करने में आपको वाकई मज़ा आता है? वह कौन सी गतिविधि है जो आपको महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाती है? 2, अगर आपको किसी एक काम या किसी कौशल में महारत हासिल हो सकती हो, तो वह कौन सी होगी? इसे लक्ष्य मानकर इसी पर तुरंत काम करना शुरू कर दें। 3, आपके काम के की रिजल्ट एरिया क्या है? हर क्षेत्र में आप अपने स्तर का 1 से लेकर 10 अंकों के आधार पर निर्धारण करें। 4, वह कौन सा कौशल है जिसे अगर आपने पूरी तरह से विकसित करके अच्छी तरह से इस्तेमाल में लाया, तो इसका आपकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा सकारात्मक असर पड़ेगा। 5, आपको किस क्षेत्र में महारत हासिल है? आपकी सबसे अहम खासियत और आपके द्वारा काम के दौरान की जाने वाली सबसे बेहतरीन बात क्या है? 6, अगर आपको पूरे दिन एक ही काम करना हो तो वह कौन सा काम या गतिविधि होगी जिससे आप कंपनी के लिए और अपने काम में सबसे ज़्यादा योगदान दे सकेंगे? 7, अपने दिल की इच्छा को पता करो, वह बात जिसे करने के लिए आपका इस दुनिया में आगमन हुआ है। अगर आपको ज़िंदगी में एक ही महान उपलब्धि हासिल करनी हो तो वह क्या होगी? दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर और महान लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखित किताब चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ का हिंदी अनुवाद सोच बदलो ज़िंदगी बदलो के पायदान नंबर 6 यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम मिलेंगे अगली पायदान क्रमांक 7 पर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी बेहतरीन किताबें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। अगर पसंद आया तो शेयर भी कीजिए। कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।